बरतानिया की एक अदालत जिसकी सरबराही एक खातून जज कर रही थी, उन्होंने अपने फैसले में भारत के मारूफ बिजनेसमैन विजय माल्या को भारत के हवाले करने का फैसला सुनाया है। विजय माल्या के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम थे और वो फरार होकर बरतानिया चले गए थे। विजय माल्या क्या थे, उनका कारोबार क्या था, उनके जुराइम क्या थे, ये जानने के लिए मुलाहिजा कीजिए ये हिंदी रिपोर्ट। नमस्कार। विजय माल्या का जन्म एक बिजनेस फैमिली में हुआ। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या एक बिजनेसमैन थे, पर विजय माल्या की मेन कंपनी यूनाइटेड ब्रूवरीज को विजय माल्या की फैमिली ने स्टार्ट नहीं किया था। उसे 1915 में थॉमस लिशमन ने स्टार्ट किया था। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या ने 22 साल की उम्र में ही यूनाइटेड ब्रूवरीज को ज्वाइन किया था और 1946-47 से मिस्टर विट्ठल माल्या ने यूनाइटेड ब्रूवरीज के स्टेक्स अक्वायर करना शुरू किया, यानी यूनाइटेड ब्रूवरीज में भागीदारी लेना शुरू किया। मिस्टर विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज के पहले इंडियन डायरेक्टर बने और 1948 में विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरी के चेयरमैन बन गए। 1952 से विट्ठल माल्या ने ब्रूवरी और डिस्टिलरी बिजनेसेस को अक्वायर करना शुरू किया। धीरे धीरे विट्ठल माल्या ने पॉलीमर, बैटरी, फार्मा, फूड्स एटसेट्रा इन बिजनेसेस को भी उसमें ऐड किया। 1983 में जब विट्ठल माल्या की अचानक डेथ हो गई तो उसके बाद 27 साल का विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप का चेयरमैन बना। जब विट्ठल माल्या की डेथ हुई तब उनके बिजनेसेस का टर्नओवर करीब 350 करोड़ था। चेयरमैन बनने के बाद शुरुआत में विजय माल्या ने अलग अलग बिजनेसेस पर हाथ जमा कर देखा, जैसे कि इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर, केमिकल एटसेट्रा। उसमें मिले कुछ सक्सेसेस और फेल्यूअर्स के बाद जल्दी विजय माल्या को समझ आया कि असली पोटेंशियल तो लीकर यानी शराब और बियर के बिजनेस में है, तो उसने अपना पूरा ध्यान लीकर और बियर के बिजनेस पर लगाया। यूनाइटेड ब्रूवरीज के पुराने लोग बताते हैं कि विजय माल्या बहुत हार्डवर्किंग और एम्बिशियस था। विजय माल्या के अंडर यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप लिकर और बियर इन दोनों बिजनेसेस में बहुत तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज के ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी काम करने लगा। विजय माल्या अपनी मार्केटिंग स्किल्स से अपना ब्रांड ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहता था और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ। इंडिया में लिकर एडवर्टीजमेंट पर बंदी है, इसलिए विजय माल्या ने अपनी लाइफस्टाइल, किंगफिशर कैलेंडर, इवेंट्स एटसेट्रा इन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान किंगफिशर की तरफ अट्रैक्ट किया। जिस तरह विजय माल्या ने अपने विलाज और आईपीएल टीम का नाम रखा था, उससे आपको विजय माल्या के मार्केटिंग स्किल्स की आइडिया आ जाएगी। मार्च 2005 में यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लिकर मेकर बना। फोर्ब्स के अनुसार 2007 में विजय माल्या इंडिया का 40th रिचेस्ट पर्सन था और कई सालों तक विजय माल्या फोर्ब्स की लिस्ट में इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में रहा। अपने बिजनेस इंटेलिजेंस और हार्डवर्क से विजय माल्या ने यूनाइटेड ब्रूवरीज को बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया था। विजय माल्या के इस सक्सेस के चलते साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने विजय माल्या को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट की डिग्री दी। विजय माल्या को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है। 2005 में विजय माल्या ने अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18वें बर्थडे पर किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। एयरलाइन बिजनेस एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, पर विजय माल्या हवाई सफर को लग्जरियस यानी आलीशान बनाना चाहता था। विजय माल्या ने ट्रैवलर्स को लग्जरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड की और अपने सारे स्टाफ को बता दिया था कि सारे ट्रैवलर्स को मेहमान की तरह रखे। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के ट्रैवलर्स के सेटिस्फैक्शन पर पूरा ध्यान दिया। ट्रैवलर्स को भी किंगफिशर एयरलाइंस का ये यूनिक अंदाज पसंद आया और किंगफिशर एयरलाइंस तेजी से ग्रो होने लगी। जल्दी इंडिया के 25% से ज्यादा डोमेस्टिक ट्रैवलर्स किंगफिशर एयरलाइन से ट्रैवल करने लगे और किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की नंबर 2 एयरलाइन बन गई। फिर भी किंगफिशर एयरलाइंस अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं थी। किंगफिशर एयरलाइंस के शुरुआती सक्सेस के बाद 2007 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया, पर इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करने के लिए यह कंडीशन थी कि वो एयरलाइन कम से कम 5 साल पहले शुरू हुई हो, पर किंगफिशर एयरलाइंस को स्टार्ट हुए अब बस 2 ही साल हुए थे। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए विजय माल्या ने एयर डेक्कन को खरीदा, जो कि 4 साल पुरानी कंपनी थी और अब बंद पड़ने की कगार पर थी। तो उसे खरीदने के बाद इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करने के लिए विजय माल्या को अब बस 1 ही साल रुकना था। किंगफिशर एयरलाइंस पर पहले से ही बहुत सारा डेट यानी कर्ज था और कंपनी अब तक प्रॉफिटेबल भी नहीं हुई थी, और अब एयर डेक्कन खरीदने से किंगफिशर एयरलाइंस का डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। किंगफिशर एयरलाइंस एक बहुत ही लग्जरियस एयरलाइन कंपनी थी और किंगफिशर एयरलाइंस मतलब लग्जरी ये इक्वेशन बन चुका था। किंगफिशर एयरलाइंस की लग्जरी सर्विसेज की वजह से उसके टिकट प्राइस भी ज्यादा थी। वही एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी थी। विजय माल्या ने एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड रख दिया, जिससे उसे किंगफिशर का ब्रांड मिल गया और उसकी प्राइसेस भी कम रखी गई। पर विजय माल्या को ऑर्डिनरी चीजें पसंद ही नहीं थी।
इसलिए विजय माल्या किंगफिशर रेड में भी धीरे धीरे स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा, जिससे ट्रैवलर्स को अच्छी सर्विसेज कम प्राइस में मिलने लगी। उसके बाद किंगफिशर एयरलाइंस के कस्टमर्स भी किंगफिशर रेड से ट्रैवल करने लगे, क्योंकि उन्हें उन दोनों की सर्विसेज में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा था और किंगफिशर रेड की टिकट प्राइस किंगफिशर एयरलाइंस से कम थी। इसलिए ट्रैवलर्स किंगफिशर रेड को ही चुनने लगे। अब इन स्पेशल सर्विसेज की वजह से किंगफिशर रेड के रेट्स भी बढ़ने लगे और फिर ट्रैवलर्स किसी कम प्राइस वाले एयरलाइंस को चुनने लगे। एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल के रेट्स भी बहुत तेजी से बढ़ने लगे और $140 पर बैरल तक पहुंच गए। रूपी की वैल्यू भी कम होने लगी और रिसेशन भी आ गया था। इन सब कारणों की वजह से किंगफिशर एयरलाइंस की तकलीफें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस का डोमेस्टिक ऑपरेशन प्रॉफिटेबल होने से पहले ही इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया था, जबकि इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे किंगफिशर एयरलाइंस के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। आमदनी कम थी और खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था। विजय माल्या ने कुछ ऐसे इंटरनेशनल रूट्स पर भी फ्लाइट्स रखी थी जहां पर बहुत कम एयरलाइन सर्विसेज देती थी, पर विजय माल्या का ये प्लान भी अनसक्सेसफुल हुआ। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा उसके एक्सपांशन पर ध्यान दिया था, और जब एक्सपांशन प्लान्स फेल हुए तो किंगफिशर एयरलाइंस के लॉसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि किंगफिशर एयरलाइंस उससे कभी उभर ही नहीं पाई। जब चीज़ें हाथ से बाहर जाने लगी तब विजय माल्या फॉरेन इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने लगा। तब इतिहाद एयरवेज किंगफिशर एयरलाइंस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड थी, पर उस टाइम सिविल एविएशन में FDI दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं थी। फिर विजय माल्या ने FDI अलाउ करने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी की, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। इतिहाद एयरवेज भी गवर्नमेंट के FDI अलाउंस का वेट कर रही थी। इन सारे प्रॉब्लम्स के चलते पहले विजय माल्या ने किंगफिशर रेड बंद कर दी। वही किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज को 7 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने स्ट्राइक यानी हड़ताल की और फिर किंगफिशर एयरलाइंस का ऑपरेशन बंद हो गया। किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज इस वजह से भी नाराज थे कि जब एम्प्लॉयज अपनी सैलरी के लिए हड़ताल पर थे तब विजय माल्या किंगफिशर कैलेंडर के लिए मॉडल्स की ऑडिशन ले रहा था। फिर दिसंबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द हो गया और किंगफिशर का बिजनेस बंद पड़ गया। किंगफिशर एयरलाइंस बंद होने के कुछ ही दिन बाद गवर्नमेंट ने सिविल एविएशन में FDI को अलाउ किया। फिर इतिहाद एयरवेज ने जेट एयरवेज में इन्वेस्ट किया। एयरलाइन का बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसे चलाने के लिए विजय माल्या ने बहुत ज़्यादा लोन लिया था। विजय माल्या अपने प्लान पर कॉन्फिडेंट था, इसलिए उसने किंगफिशर एयरलाइंस के कुछ 1500 करोड़ के लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी। पर जब किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई तो किंगफिशर एयरलाइंस पर जो करीब 9000 करोड़ का लोन था उसे वो चुका नहीं पाई, और बाद में विजय माल्या ने भी वो लोन नहीं चुकाया। लोन का सेटलमेंट करने के लिए विजय माल्या और बैंक्स के बीच कुछ मीटिंग्स हुई थी। किंगफिशर एयरलाइंस पर करीब 9000 करोड़ का डेट था, जिसमें से विजय माल्या बैंक्स को लोन का प्रिंसिपल अमाउंट 6600 करोड़ देने के लिए तैयार था, पर बैंक्स ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। मार्च 2016 में विजय माल्या ब्रिटेन भाग गया और आज विजय माल्या करीब 9000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट के केस में वांटेड है। बैंक्स ने भी प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के बिना किंगफिशर एयरलाइंस को बड़े बड़े लोन सैंक्शन किए थे। जब किंगफिशर एयरलाइंस बहुत खराब कंडीशन से गुजर रही थी तब भी पब्लिक सेक्टर बैंक IDBI ने किंगफिशर एयरलाइंस को करीब 900 करोड़ का लोन दिया था। बाद में IDBI के उस मैनेजर को अरेस्ट कर लिया गया। जब तक किंगफिशर एयरलाइंस अच्छी चल रही थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही प्रॉब्लम्स आने लगे तो किंगफिशर एयरलाइंस लड़खड़ाने लगी। किंगफिशर एयरलाइंस के पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं था जो इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके और उस पर सोल्यूशन निकाल सके। एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होती है और एयरलाइन कंपनी को प्रॉफिट में चलाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। एयर इंडिया एक गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन कंपनी है जिसके पिछले 10 साल के लॉसेस आप यहाँ देख सकते हो। एयर इंडिया कई सालों से